नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन देख रहे हैं कपास उर्वरक संपूर्ण प्रबंधन एवं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सभी प्रमुख फसलों का नियोजन। इस विषय के ऊपर आज मैं आपसे कुछ सविस्तर चर्चा करूंगा। इसमें आपको कुछ भी जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसका सवाल डालिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ये हमारे लिए बड़प्पन की बात है। किसान भाइयों के लिए आपकी मेहनत और हमारे मार्गदर्शन से उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। बुआई से लेकर कटाई तक तकनीकी मार्गदर्शन देकर हम किसानों को लगातार समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे किसान भाई जो आज व्हाइट गोल्ड ट्रस्ट के हिसाब से खेती कर रहे हैं, उनकी उपज बढ़ गई है, वो सेटिस्फाइड है, और ये हमारा सबसे बड़ा बड़प्पन है। इसीलिए जो किसान भाई इसमें जुड़े नहीं है वो जुड़ सकते हैं और हमारे इस हमारा जो लाइव चलते हैं इसका आप मार्गदर्शन अच्छे से ले सकते हैं। बाद में विशेष टिप्पणी में क्या है, अपनी फसल का किस्म या पसंद बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानसून या बारिश बहुत देर नहीं हुई है। अभी क्या हो रहा है, ये इस साल जो बारिश हो रही है, ऐसा समझो कि पिछले 8 से 10 दिन पहले तक तो पूरा बारिश जो चल रहा था ये मानसून नहीं था। मानसून अभी आया है और ये भी मानसून ऐसा है कि ये सरीखा नहीं है, कहाँ गिर रहा है कहीं नहीं गिर रहा है। सार्वत्रिक जो बारिश बोलते हैं अपन, ये नहीं हो रही है। फिर भी 60 से 70% बुआई हो चुकी है। आज भी एमपी में बारिश की थोड़ी सी कमी है, पर इस बुआई हो गई। जो कुछ भी बुआई लगी है, आपको जो कुछ भी बुआई करनी है, जो कुछ भी किस्में डालनी है, उसका सही चयन कीजिए और वही किस्में वहां डालिए। पहले बारिश के बाद 30 से 40 मिलीमीटर तक सफेद लट इल्ली को नियंत्रित करें। पहली बारिश यदि अच्छी हो जाती है तो लट इल्ली बोले तो व्हाइट ग्रब बोला जाता है, उसका नियंत्रण आपको अच्छे से करना बहुत जरूरी है। यदि आप उसका नियंत्रण पहले से नहीं करोगे तो आपको फसल में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। और आपको जो बुआई करनी है, जैसे ढलान खेती है, उस हिसाब से बुआई करिए और 75 से 100 मिलीमीटर बारिश होने के बाद ही बुआई करिए और जमीन को ठंडा होने दीजिए। यदि संभव हो, कॉटन के अंदर के बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, आपको सूचित किया जाता है कि कॉटन के अंदर जो चोर बीटी आई है ये लगाने से बचे, क्योंकि उसका कौन सी वैरायटी है, क्या है, ये कुछ भी मालूम नहीं है। दुकानदार से जब आप बीज लेते हो तो उसकी उचित रसीद लीजिए। जो बीज आप तय करें वही खरीदे। अच्छी कंपनी से गुणवत्तापूर्वक बीज ही खरीदे। आपने जो ठान लिया है कि मुझे भाई आश्रय लेना है, मुझे सही लेनी है, मुझे त्र्यंबक लेनी है, तो वही लीजिए। दुकानदार बोलेगा या और कोई किसान बोलेगा, आपको किसान भाई बोलेंगे कि नहीं यार ये क्यों लगा रहे, आपने जो मन में ढा लिया है उसी का ही नियोजन करके वही किस्में आप बाजार में जाके खरीदिए। अभी कपास का संपूर्ण खाद प्रबंधन, इसमें आपने बताया गया है कि रोपण के पहले या रोपण के साथ में डीएपी 1 बैग, पोटैश 1 बैग और राइजर 5 से 10 किलो। रोपण के 25 दिन के बाद यूरिया 1 बैग, सल्फर 1.5 किलोग्राम, ये सल्फाबूस्ट नाम से आता है। रोपण के 50 दिन के बाद डीएपी आधा बोरा, पोटैश आधा बोरा और यूरिया 1 बैग। यहाँ पे यूरिया क्यों ज़्यादा बोला गया है, इस टाइम में फसल जो है ये फूल और पाती बोलते हैं उसको, उसके लिए चालू हो जाता है। वहाँ पे आपको थोड़ी झाड़ों के अंदर ताकत चाहिए, इसलिए यहाँ पे नत्र यदि देते हैं तो उसका फायदा वहाँ पे होता है। और रोपण के 75 दिन के बाद यूरिया आधा बैग और बिग बी 5 किलोग्राम। यहाँ पे बिग बी क्यों बोला गया है, जो दौड़े पकड़े हुए हैं, जो कैरी पकड़ी हुई है कपास की, उसका वजन बढ़ना और कपास अच्छा फूलना, इसके लिए आपको वहाँ पे पोटैश की मात्रा जरूरी होती है। और बिग बी की जो पोटैश की मात्रा है ये जल्दी लागू पड़ जाती है। यदि बागवानी के लिए आप खेती करते हैं, बागवान की खेती करते हैं, बारिश पानी दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, तो ये मात्रा आप 1.5 गुना बढ़ा सकते हैं। और
ये डालने के बाद में कोई भी उर्वरक डाल लीजिए आप, उसके 30 दिन के बाद एनपीके बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम का डालिए और पी बूस्ट डीएक्स और के लिप डीएक्स 500 ग्राम प्रत्येक 60 दिन में कोई भी उर्वरक के साथ छिड़क सकते हो, या उसका घोल बना के आप पंप से पौधों को डाल सकते हो। यदि ये ड्रिप में दिया होगा तो ड्रिप से डाल सकते हो, ठिबक से डाल सकते हो। अभी क्या है, आपको एक पूरा चार्ट बता दिया गया है, फिर भी विकल्प ऐसा है, पहला 10-26-26 1 से 2 गैप रोपण के तुरंत बाद 1 से 2 बैग प्रति एकड़, या आपको 1 2 3 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। डीएपी 1 बैग, पोटैश 1 बैग, आधा दोनों के लिए। बाद में 20-20-0-13, 24-24-08 1 बैग और पोटैश बैग आधा। इसमें आपको क्या करना है, पोटैश बैग 1 बोरे को आधी बोरी लेनी है, यहाँ पे भी आधी बोरी लेनी है। और चौथा विकल्प है सुपर फॉस्फेट 3 बैग और पोटैश 1 बैग। ये चारों में से रोपण के टाइम में तुरंत बाद, ये चारों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। जो आपके मार्केट में जो उर्वरक जो है, जो अवेलेबल होगा, जो मिल सकता होगा, वही लीजिए। उर्वरक में भी अभी बहुत सारी डुप्लीकेटिंग होना चालू हो गई है, इसीलिए आपको उर्वरक जहाँ से लेना है आप पक्का बिल लीजिए और अच्छे आपके खातिरदारी जो दुकानदार आपका अच्छा है उसी के साथ ही आप खरीदी कीजिए। और यदि आपके पास बजट है तो राइजर जी 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए। अब राइजर जी, मैं तो मतलब बजट छोड़ो, आप थोड़ा सा एक आधा कम करो और राइजर जी को ले लीजिए। क्यों लेना है, जो आपका कपास का पौधा है उसको जड़ें ज्यादा आ गई तो काम क्या होगा, खाद को लेना चालू करेगा। और आपको जड़ें ज्यादा बनानी है तो राइजर जी एक ऐसा ये है खाद है कि ये आपको वही काम करेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि आप 5 से 10 किलोग्राम राइजर जरूर लीजिए। अभी दूसरा है, 15 दिन यदि हो गए जो आपको उर्वरक उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए साथ प्रति एकड़ आधा बैग यूरिया ले लीजिए। और रोपण के बाद उर्वरक की दूसरी खुराक, रोपण के बाद में जो आपको दूसरी खुराक देनी है वो क्या करना है, यदि रोपण के पहले सिफारिश के अनुसार फास्फोरस और पोटैश लिया गया होगा तो आपने समझो पोटैश वगैरह सब लिया है तो क्या करना है आपको, यूरिया 1 बैग, सल्फाबुट 2 किलो। यदि पहले खुराक के साथ पी और के फॉस्फेट और पोटैश यदि कम लिया गया हो तो यूरिया के साथ डीएपी एवं पोटैश या तो 10-26-26 डीएपी प्लस पोटैश लीजिए या तो 10-26-26 लीजिए। यदि आपने पी और केम फॉस्फेट और पोटैश नहीं लिया होगा तो यूरिया 1 बैग और सल्फाबुट 2 किलो ये आप डाल सकते हैं। 30 दिन के दौरान, मैंने आपको पहले ही बताया वहां पे, 30 दिन के दौरान राइजर लिक्विड में आता है, इस तरीके की बोतल आती है, 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़, प्लस एनपीके बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम प्लस परिस 19 1.5 किलो प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा फायदा, आप ये तीनों देने से क्या फायदा होगा, जो आपने उर्वरक दिए गए हैं उसको उठाने का काम एनपीके बूस्ट डीएक्स करने वाला है। राइजर पूरी जड़ें, बारीक जड़ें जो सफ़ेद मूली होती है वो फैलाएगी और 19 का काम है पौधों को बढ़ाना। ये आपको 30 दिन के दौरान इसका ड्रेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे कपास अभी छोटी होगी, 30 दिन हो गए होंगे, कपास छोटी होगी तो एक ड्रेंचिंग आप करिए, कुछ एरिया में मत कीजिए, आप उसका अनुभव लीजिए और उसके बाद में आप बोलेंगे कि नहीं मैंने ये पूरा करना चाहिए था। हमारा एक ही कहना है कि आपको जो हम बताते हैं ये इसमें से कुछ करके देखिए, कुछ ना करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमने जो बताया गया है ये सही है या गलत है। और इसके बहुत सारे लोगों ने, किसान भाइयों ने अच्छे खासे इसके अनुभव लिए हुए, और जो किसान भाइयों ने अनुभव लिए गए हैं वो किसान भाई इसके ये जो ड्रेंचिंग दिया गया है ये जरूर करते हैं। अभी ड्रिप के द्वारा घुलनशील उर्वरक का प्रयोग, कई जगह जो कपास लगाई गई है
वो ड्रिप पर लगाई गई है और बहुत सारी जगह पे महाराष्ट्र में लगाई गई है, कुछ गुजरात में लगाई गई है, कुछ एमपी में लगाई गई है। वहाँ पे ड्रिप के लिए आपको किस टाइप से कपास लगाना चाहिए, बेड के ऊपर कपास आती है और ड्रिप की नली दी है, इसके में उर्वरक का क्या करना है आपको। इसके लिए उर्वरक जो देना है, बेसल डोज जो आपको देना है, जो पहले बताया वो तो देना ही देना है रोपण के टाइम में। उसके बाद 30-20 दिन के बाद में यूरिया 10 किलो और उसके अंदर 1261 7 ग्राम और पोटैश 5 किलो, ये आपको एक टाइम छोड़ना है 20 दिन के बाद में। उसके बाद और 10 दिन बोले तो फसल 30 दिन के बाद में होने के बाद यूरिया 10 किलो, परिस 1261 7 किलो और सफ़ेद पोटैश 5 किलो और सल्फा बूस्ट 1.5 किलो। यहाँ पे आपको सल्फा बूस्ट देना जरूरी है। क्यों? सल्फा बूस्ट देने से जो जमीन का पेट जो है वो सुधर जाता है और जो कुछ भी खाद गिरे हुए हैं वो लेना, उर्वरक जो बड़े हैं वो लेने के लिए चालू हो जाता है। और सल्फर देने से कपास के लिए एक अच्छी खासी आपको फसल के अंदर जो दिखाई पड़ेगी कि नहीं, ये सल्फर देने के बाद में क्या फसल दिख रही है। सल्फर ये एक न्यूट्रिशंस का भी काम करता है। मैं एक ही बोलूँगा आपको, कई जगह दीजिए, कई जगह मत दीजिए, और उसका रिजल्ट लेने के बाद में आपने फिक्स करना है कि इसको देना है या नहीं देना है। यदि आपने जो जगह पे नहीं दिया होगा और इधर की फसल यदि आपको अच्छी दिख रही होंगी तो आप इमीडिएट उसको फसल को सल्फर देंगे ही। बाद में 40 दिन के बाद में क्या करना है, यूरिया 10 किलो, 24-24-08 10 किलो, सफ़ेद पोटैश 10 किलो और राइजर 2 लीटर। ये 40 दिन में विद्राव्य जो खत होते हैं, जो ड्रिप से, ड्रेंचिंग से, आड़ोनी से जो जाते हैं, ड्रेंचिंग से ही बोलेंगे अपन, ड्रिप से जो जाते हैं, ठिबक से जो जाते हैं, ये आपको 10-10 दिन के बाद में देना है। ये 50 दिन तक ये पूरा करना है। जैसा यूरिया की एक बैग बताया, आपने देखा होगा पूरी एक बैग यहाँ पे हो गई है। 50 दिन के बाद में क्या करना है, और यूरिया 1261 सफ़ेद पोटैश और मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट क्यों बताया गया है? यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट इसलिए बताया गया है कि ये 50 दिन में कुछ पत्तियों के ऊपर मैग्नीशियम की कमतरता दिखाई पड़ती है, लाल जैसा कपास होता है, उसके अंदर थोड़ा सा पोटैश भी है, इसलिए यहाँ पे पोटैश दिया गया है। इसीलिए आपको पोटैश और मैग्नीशियम 50 दिन के बाद वापरना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर साहब पत्ते लाल हो गए, फिर वो दुकानदार बोलेगा नहीं नहीं यार वो तो लाल रोग आ गया है जो रेडनिंग होता है, उसके लिए फिर ये फफूंदीनाशक डालिए, ये और ये कुछ डालिए। वो नहीं है, ये पोटैश और मैग्नीशियम की यहाँ पे कमतरता गिरती है। प्लांट बड़ा होता है, प्लांट बड़ा होने के बाद में कुछ ना कुछ दिखाई पड़ जाता है कि इसमें क्या कम है, इसलिए आपको यहाँ पे पोटैश और मैग्नीशियम सल्फेट देना जरूरी है। और 60 दिन के बाद में क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट 500 ग्राम, परिस 13-40-13 5 किलो, सल्फा बूस्ट 1.5 किलो और बोरान 500 ग्राम। ये यहाँ पे आपको सिर्फ 60 दिन के लिए उर्वरक बताए। आगे के उर्वरक आपको जब आगे का हम लाइव लेंगे उसके अंदर आपको पूरे आगे का पूरा उसका उर्वरक का प्रबंधन बताया जाएगा। अभी ये जो है राइजर कैसा है, सल्फा बूस्ट के, आप मार्केट में जाते हैं तो राइजर, भाई अरे ये राइजर है, ये सल्फा बूस्ट है, ये परिस 1261 है, ये परिस 13-40-13 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप जब सरीखी पाउच भी आपको बाजार में मिलते हैं तो नाम लेना है बूस्टर और परिस, ये लेके ही आप खरीदी करिए। अब वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सभी फसलों का नियोजन, अभी मैंने आपको कपास का पूरा उर्वरक प्रबंधन बताया हुआ है। उसके अंदर यदि आपको कहीं पे भी कुछ मालूमात नहीं हो रही है या समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसका क्वेश्चन डालिए, प्रश्न सवाल डालिए और उसका जवाब हम दे सकेंगे आपको, उसमें कोई बात नहीं है। अभी सभी फसलों के लिए पहले क्या है, सोयाबीन की फसल के बारे में जानकारी दिया जाता है। सोयाबीन में इस साल बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स ने 3 नई किस्में दी गई है। ये तीनों नई किस्में जो अभी तक जो किस्में बुआई हो रही है उससे सबसे ज़्यादा उपज देने वाली किस्में हैं। एक है त्रैंबक BG-SOV 8335, आश्रय BG-SO 7777,
बाद में सही BGSOV 8888, ये तीनों बूस्टर की अनुसंधानित बीज है। इसके बावजूद भी बूस्टर और कौन से देते हैं, 9305 है, 335 है, 612, 726, 702, ये सभी बीज इस समय बाजार में हमारे उपलब्ध है। आपको आपका बुआई बची होगी तो आप निश्चित रूप से बूस्टर का ही बीज खरीदिए और उसका रोपण करना चालू कर दीजिए। बीज में भी पसंद है तो तुरंत खरीद लीजिए। सोयाबीन के बड़े क्षेत्र में लगाना है, यदि आपका सोयाबीन बड़े क्षेत्र में लगता है तो कम से कम एक से अधिक किस्म का चुनाव करिए, एक ही किस्म पूरे खेत में ना लगाइए। अभी इसके लिए क्या है, पहला तो होता है बीज प्रक्रिया। बीज प्रक्रिया क्यों करना चाहिए? बीज प्रक्रिया करने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, उसके अंदर आपको जड़ सड़न, बाद में खोड़ सड़न, ये चीज़ें लगती नहीं है, और जमीन में का जो कीट है वो उसको लगता नहीं। उसमें क्या करना चाहिए, कवकनाशी में जोरमेट है 3 मिली, या अन्य किसानों ने जोरमेट नहीं लाया होगा तो पिक्सल 2 ग्राम और रियान 4 मिली प्रति किलोग्राम बीज बोने से पहले ये बीजोपचार आपको करना ही चाहिए। आपको बीजोपचार किया नहीं किया ये मैं आपको आगे बताता हूँ। हम बीज प्रसंग 18 से 15 दिन पहले ही कर सकते हैं। आप क्या करना है, आपको बीज का प्रक्रिया जो करना है आप 8 से 15 दिन पहले भी कर सकते हैं, तुरंत भी कर सकते हैं, सवेरे कर सकते हैं, सवेरे करना है और दोपहर में आपको बुआई करनी है तो भी कर सकते हैं। हमें बीजोपचार में रियांस और फफूंदी नाशक इस तरह से करनी चाहिए। रियांस क्यों देना चाहिए, जो जमीन का कीड़ है उसके लिए, और जड़ें ज़्यादा बनने का और पौधे के अंदर ताकत बननी चाहिए, इसके लिए आपको रियांस देना है। और सबसे पहला जो आपको पहला कीट लगता है उसी के लिए रियांस ही आपका वहाँ पे काम करता है। वो जो उसको अपन क्या बोलेंगे, खोड़ माशी बोलते हैं, वो लगती है, उसके लिए रियांस पहला आपका काम करता है। अब यदि आपके पास बजट होगा तो क्या करना है, NPK बूस्ट DX 5 ग्राम प्रति किलो लगाना है। क्यों लगाना है, ये जो जमीन में के जो उर्वरक है उसका अपने बीज के साथ में फसल को मिलना है, और ये काम NPK बूस्ट DX ही कर सकता है। इसके लिए आपको 5 ग्राम प्रति किलो का NPK बूस्ट DX यदि आपके पास बजट होगा तो आप लगाइए। मेरा एक ही बोलना है, पहले भी वो बताया अभी भी बताया, यदि आपके पास कुछ क्षेत्र में लगाना है कुछ क्षेत्र में नहीं लगाना है, और आखिरी तक उसका वो जो लगाई हुई जो एरिया है वो कैसा चल रहा है और नहीं लगाया हुआ एरिया कैसा चल रहा है, ये आपको देखना है। ये देखो, ये जो है बीज पूरा ट्रीटमेंट की हुई है, बीजोपचार किया गया है और वहाँ पे नहीं किया गया है। ये देखिए पूरा, इसके अंदर वो काश्तकार का कहना है कि मेरा 99% जर्मिनेशन हुआ है। ये पूरा बीजोपचार, और ये किस्म है बूस्टर 612 लगाई गई है। ये किस्म देखिए आप कैसा, इसका बीजोपचार से क्या फायदा होता है और बीजोपचार नहीं लगाने से क्या फायदा होता है। ये देखिए बंदर, उधर बीजोपचार नहीं लगाया गया। ये काश्तकार भाई है, अपने किसान भाई है, ये इनका स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने ये लगाने से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ है और नहीं लगाने से क्या फ़ायदा है, वो देखिए आप। ये इसीलिए हम आपको बोल रहे कि बीजोपचार करिए पूरे टोटल। अब सोयाबीन के अंदर अपन शाकनाशी के बारे में बात करेंगे। शाकनाशी का उपयोग किया जाना है तो बूस्टर का अमोनी 12.4 ग्राम, इसका प्रयोग बुआई के 3 दिन के अंदर करो। यदि अंकुरित खरपतवार है, आप बुआई कर रहे हैं या 3 दिन के बाद कुछ अंकुरन आ गया है खरपतवार का, तो उसको साथ में आप ओंडो या ग्रामेक्सोन 50 मिली प्रति पंप का उपयोग कर सकते हैं। ओंडो यदि मारोगे आप तो क्या होगा, जितना अंकुरन हो गया खरपतवार का वो पूरा मिट्टी तक पूरा जल जाएगा, और बाकी का जो जमीन में से निकलना है वो आपको अमोनी काम करेगा। ये
चार्जिंग साधारण पंप का उपयोग करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी, कोई भी शाकनिशी आप मारोगे तो कम से कम 150 लीटर पानी होना ही होना है। इससे कम पानी में आप डालोगे, 12 पूरा आपने डोज भी पूरा एकड़ का डाला होगा तो भी उसका आपको सही तरफ से रिजल्ट नहीं मिल सकता है। और शाकनिशी का आपको छिड़काव करना है तो फ्लैट पैन नोजल या कट नोजल, ट्रैक्टर को भी आप वही नोजल लगाइए जाकि उसका कवरेज पूरा जमीन के ऊपर होगा। यदि सुमीमैक्स का छिड़काव पूर्व उभरने वाले शाकनिशी का किया हो, उभरने के बाद शाकनिशी का उपयोग ना करें। यदि आपने पहला सुमीमैक्स वापरा होगा और उसके बाद में जो खरपतवार आया होगा तो उसके बाद में दोबारा कोई भी दवाई ना मारिए। अभी उगने के बाद वाली शाकनिशी का प्रयोग कैसा करना चाहिए? ये प्रयोग आपको करना है 20 से 22 दिन के बाद में, उसके पहले नहीं। क्यों नहीं? 20 के 22 दिन में फसल को अच्छी तरह बनती है, उसके अंदर झटका सहन करने की ताकत आती है, इसीलिए 20 से 22 दिन के बाद बोला है। फिर उसके लिए क्या वापरना है आपको? परसिट 300 मिली, या तो ओडिसी 40 ग्राम, या तो शाकेत 800 मिली। ये प्रति एकड़ का प्रमाण है। इसमें से आप जो कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए। साथ में तना कीट नियंत्रण के लिए, इसके साथ में आपको तना कीट नियंत्रण के लिए क्या करना है? रेज या राउडी एक पंप के अंदर 15 मिली डालना है। और शाकनिशी का आघात जो होता है क्रॉप के ऊपर डालने के बाद में थोड़ा सा पीलापन आता है, वो सहने के लिए आपको शॉकअप 50 मिली ये डाल दीजिए। आप ये तीनों यदि तीनों में से कोई भी 2 डालते हैं तो आपकी जो शाकनिशी आप वापरोगे उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे। अब कीटकनाशक का छिड़काव, यदि आपने प्रथम छिड़काव 20 से 25 दिन के बीच शाकनिशी के साथ रेज राउडी का प्रयोग करना जरूरी है। यदि आपने नहीं किया होगा और आपका पूर्व उगने वाला तणनाशक मारा होगा तो आपको उसके बाद में क्या करना है? 20 से 25 दिन के बाद में रेज या राउडी 15 मिली प्रति पंप लेके आपको छिड़काव करना है। काय के लिए करना है? जो तना कीट नियंत्रण के लिए करना है। यदि आपने उगवन पूर्व वाला मारा होगा तो आपको 20 से 25 दिन में क्या करना है? रेज या राउडी आपको सिखाना है तना कीट के लिए। बाद में यदि अंकुरित सोयाबीन के तने काले या सूखे होते हैं, जड़ें क्षतिग्रस्त होती है, तो पिक्सल उसके अंदर आपको डालना ही डालना है। और पिक्सल डालने के बाद में उसका जो आप छिड़काव करेंगे वो अच्छा गहरा करना चाहिए जाकि वो जमीन के अंदर वो पौधे को लगे। ये देखो जहाँ पे आपने लगाया नहीं गया है, प्रक्रिया की गई नहीं गई है, तो इस टाइप से पौधे मर रहे हैं। यदि ये आपने नहीं किया होगा, रेज 15 मिली या तो राउडी 15 मिली, उसके साथ में पिक्सल और फवार स्प्रे छिड़काव के लिए आपको जो पानी वापरना है वो 2 या 3 पंप ज़्यादा भी वापरोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये छिड़काव आपको पौधे के जड़ तक जाने का, मिट्टी पूरी अच्छी गीली होनी चाहिए। अब बीज प्रक्रिया के दुष्परिणाम क्या होते हैं ये देखिए। यदि बीज प्रक्रिया की होगी तो आपका ये ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं की होगी तो आपको जो आपको मैंने वीडियो बताया उस टाइप से फसल दिखना चालू हो जाती है। अभी सोयाबीन का उर्वरक प्रबंधन क्या करना चाहिए? बुआई के साथ में अधिक वृद्धि वाले खेतों में, बोले तो जहाँ पे आपका जो खेत है अच्छा खासा ताकतवर है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सुपर फॉस्फेट और पोटैश यही डालिए, क्योंकि आपकी जमीन के अंदर उतनी ताकत है। कम उपज वाला जो आपका मीडियम सॉइल है उसके लिए आपको क्या करना है? 20-20-0-13 या तो 24-24-08 उसके अंदर पोटैश डालना है। और जो आपकी हल्की ज़मीन है जिसमें पौधे ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, वो ज़मीन के लिए आपको क्या करना है? DAP या तो 12-32-16 या तो 14-35-14 या तो 10-26-26 उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। साथ में आपको क्या करना है? सल्फाबुश प्रति एकड़ 2 किलो या तो दानेदार सल्फर बुआई के साथ में 5 से 10 किलो प्रति एकड़ का उपयोग करना जरूरी है। यदि आपके पास बजट होगा तो इसके अंदर 5 से 10 किलो राइजर भी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप राइजर जी डाली ही। जिस किसान भाइयों ने उर्वरक नहीं डाले होंगे और उर्वरक अभी डालते होंगे तो उसके साथ राइजर का उपयोग जरूर करिए। राइजर से क्या होगा, मैंने आपको बताया, बहुत सारी जड़ें आने वाली है। सफ़ेद जड़ें बढ़ गई तो वो क्या करेगी, ज़मीन में का जो खाद है वो लेगी और पौधा अपना अच्छा चलेगा। और पौधा अच्छा चल गया तो आपको आगे की उपज अच्छी मिलेगी। कपास की फसल के बारे में जानकारी है, मैंने आपको सोयाबीन के बारे में बताया। सोयाबीन के उर्वरक जो बताए गए, इसमें भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उसके सवाल डालिए, आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। कपास के फसल, कपास की उग गया होगा, उसकी खाली जगह भर देनी चाहिए। कई जगह क्या हो गया, कपास उग गया, जर्मिनेशन कम ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पे कपास का पौधा नहीं उगा है वो खाली जगह आप जल्दी से जल्दी भरना चालू कर दीजिए। उर्वरक की खुराक रोपण से पहले या रोपण के साथ में नहीं दी गई होंगी तो क्या करना चाहिए आपको, 10-26-26 या तो डीएपी प्लस पोटैश। 10-26-26 लिए तो पोटैश की जरूरत नहीं, डीएपी लेंगे तो पोटैश लेना है। यदि बजट के अनुसार 5 से 10 किलो राइजर लीजिए। आपको बजट बताया गया है पर निश्चित रूप से आप राइजर का यूज़ करिए, राइजर का उपयोग किए और राइजर का रिजल्ट देखने के बाद में आप बताइए कि नहीं सर, आप बजट की क्या बात करते हो, राइजर वापरना ही जरूरी है। कपास का पहला स्प्रे किसान भाई इतने जल्दी कर दे, कपास के 2 पत्ती पे या 4 पत्ती पे कपास आ गया, साहब क्या छिड़काव करो, कौन सा छिड़काव करो। वैसे उसको जल्दी छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसको कीटनाशक दवाई का बीज प्रयोग किया गया रहता है। फिर भी आपको यदि छिड़काव करना है तो क्या करने का है, 30 दिन के भीतर स्प्रे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने जो आपको बताया अभी, क्योंकि इसलिए बीजों का उपचार किया जाता है। यदि आपको मारना ही है, आप क्या होता है काश्तकार भाई, किसान भाई को कैसा होता है, अरे यार बाजू वाला तो स्प्रे कर रहा है, अपन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उससे अपने दिमाग में आ जाता है कि साला अपन ने भी छिड़काव करना जरूरी है। फिर क्या करना चाहिए, रियांस 20 मिली, रिफ्रेश 40 मिली और 19-19 75 ग्राम। यहाँ पे रियांस से क्या होगा, जो पत्ते के ऊपर जो कीड़ है वो जाएंगी और रिफ्रेश और 19-19 से क्या होगा, कपास बढ़ना चालू हो जाएगी। जहाँ पे बारिश नहीं है, जहाँ पे कुछ तान बैठा हुआ है फसल को, वो सहने की ताकत यदि आप रिफ्रेश और 19-19 डालते हैं तो कपास में आएंगे और कपास आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। कपास में शाकनाशी का प्रयोग, उगने के बाद यदि खरपतवार निकले तो उगने के बाद लगने वाली शाकनाशी चौड़ी गोल पत्ती वाली खरपतवार के लिए, जब कपास 4 से 6 पत्तियों और मिट्टी में नमी अच्छी हो तो क्या करना चाहिए आपको, कोई भी आपको शाकनाशी उगने के बाद वापरना है तो पौधा ये 4 से 6 पत्ती वाला 20-22 दिन 25 दिन का होना ही जरूरी है और मिट्टी में अच्छी नमी होना चाहिए ताकि आपको शाकनाशी का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्या करने का, बूस्टर ने हेक दिया हुआ है या तो हिटविट, ये आप शाकनाशी 300 मिली प्रति एकड़ से वापर सकते हैं। इसके साथ यदि घास वाली या लंबी पत्ते वाली खरपतवार है तो टर्का सुपर, विप सुपर, इम्पुल ये ले सकते हैं। हिटविट ये कैसा है, ये बीज निकलने के पहले भी आया मारा तो भी वो भी काम करेगा और खरपतवार का निकला भी होगा तो भी काम करेगा, दोनों तरीके से ये काम करता है। उसके बाद में कपास फसल के बारे में जानकारी, प्री मानसून कपास आपने लगाया होगा और कपास लाल पीला पड़ रहा होगा या उसमें कमजोरी है और बढ़ नहीं रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, जो पिछले बताया मैंने, राइजर 1.5 लीटर, एनपीके बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम और 19-19 2 किलो हिसाब से आप सिंचाई या जुताई करिए। आप अच्छा खासा इसको ये हर पौधे को यदि डाल सकते हैं तो आपको कपास की जो आपकी पौधा है वो अच्छा खासा ऊपर आना चालू हो जाएगा और उसमें तंदुरुस्तपना आ जाएगा। वो देखिए इस प्रकार का यदि कपास होगा आपका तो आपको क्या करना चाहिए, राइजर 1.5 लीटर, एनपीके बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम और 19-19 2 किलो ये आपको डालना जरूरी है। और
घोंघे का नियंत्रण। वर्तमान में कपास सोयाबीन में घोंघे का प्रकोप हो रहा है। बिल्कुल जैसा निकल रहा वैसा घोंघा वहां पे दिखाई दे रहा है। और अधिकांशी मृदा कीटकों के नियंत्रण के लिए आपको क्या करना चाहिए? मृदों बोले तो जो जमीन की कीट है, जमीन के अंदर की जो कीट है उसको नियंत्रण के लिए आपको किस्टाजीआर 5 किलोग्राम को रासायनिक उर्वरक के साथ में या 10 किलोग्राम रेत के साथ में मिला सकते हैं और आप पूरे खेत में आप डाल सकते हैं या पौधे के पास में डाल सकते हैं। यदि आप 5 किलो गेहूं की भूसी और 200 मिलीलीटर रियांस को मिलाकर भी एकड़ में डाल सकते हैं, अथवा रेज 15 मिली प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करने से भी संपर्क प्रजातियां नियंत्रण होती है। इसमें से कैसा है आपको जो बताया जा रहा है, घोंघे का नियंत्रण करना है तो आपको किस्टाजीआर 5 ग्राम एक 10 से 20 किलो रेत में डाल के आप पौधे के पास के आजू बाजू में डाल दीजिए। यदि वैसा नहीं होता है तो 5 किलो गेहूं की भूसी और 250 मिली लियांस को मिलाकर वो प्रति एकड़ में डाल सकते हो। नहीं, तीनों पर्याय है। रेज 15 मिली पंप के हिसाब से छिड़काव करो, आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। जो आपको इससे से सही लगेगा वही कीजिए। पर यहाँ पे रेज का जो आपको स्प्रे करना है वो अच्छा खासा जमीन के ऊपर जाना चाहिए, ताकि वो जो जमीन वाली जो कीट है वो पौधे तक ना पहुंचे और वहीं उसका खत्म हो जाए। तुअर फसल के बारे में जानकारी, आरआर के बारे में क्या है? आरआर की फसल यदि अधिमानता व्हाइट गोल्ड पैटर्न से बोना जरूरी चाहिए। यदि आप व्हाइट गोल्ड पैटर्न से आरआर का बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से जो रेगुलर बुआई है और व्हाइट गोल्ड पैटर्न के तरफ तरीके से बुआई करते हैं, दोनों के यील्ड के अंदर 20-25% आपको हमारे पैटर्न से उपज ज़्यादा मिल सकती है। और ये बहुत सारे किसान भाई अभी कर रहे हैं। तुअर की अधिक घनता से न लगाए, ज़्यादा डेप्थ में न लगाए। सोयाबीन तुअर बोना चाहते हैं तो तुअर से कम से कम 2 फीट दूरी पर सोयाबीन जाना चाहिए। यदि आपने तुअर बीच में डाली होगी तो 2 फीट इधर 2 फीट जाना चाहिए। और किस्टाजीआर घोंघे के सुअर अनुसंक्रमण के मामले में 5 किलोग्राम रेत में मिला सकते हैं। जो मैंने पहले क्या क्या फायदा होंगे, आपको जमीन की कीट भी जाएगी और कुछ सुअर का संक्रमण होता है तो वो भी बच जाएगा। सोयाबीन का मिश्रित फसल का उपयोग करते समय शाकनीशी की मात्रा 20% कम करें। यदि आप सोयाबीन के अंदर तुअर डाली होगी आपने, आप 12.4 ग्राम अमोनी वापर रहे होगे तो वो 12.4 ग्राम अमोनी आप क्या करोगे, 1.25 एकड़ में वापरिए। फिर कुछ किसान भाइयों के दिमाग में आ गया कि यार यदि आप अपन तो कम डाल रहे हैं फिर इसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, सिर्फ सोयाबीन के अंदर ही मारना पड़ेगा। आपको तुअर की जो आपकी ओल जो है उसको छोड़ देना पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको दूसरी सेकनी से यदि वापरना है तो दूसरी सेकनी से आप वहां पे वापर सकते हो। ये तो 20% पानी बढ़ा दीजिए या तो 20% दवाई बोलते। एक 12.4 ग्राम के अंदर आपको क्या करना है, 1.25 एकड़ रान करना है। अब झिल्लार, ये एक अच्छा खासा शाकनीशी है। इसका उपयोग आप अरहर, सोयाबीन, अरहर, कपास बोले तो मिक्स क्रॉपिंग में आप इसका कर सकते हैं बुआई के 72 घंटे के अंदर। ये लोगों को पसंद क्यों नहीं है? ये बहुत अच्छा है। यदि ये आप बुआई के पीछे मार देते हैं, नमी होती है, या बुआई के पहले मार के इसको मिला देते हैं, बाद में बुआई करते हैं, तो जमीन में से जो कुछ भी उगने वाले खरपतवार है उसको ये पूरा वहाँ पे ख़त्म करता है करीब 1 से 1.25 महीने तक। और ये बहुत सेफ है, अच्छा है। ये झिल्लर करके है, 3 दिन के अंदर 700 मिली प्रति एकड़ से आपको मारना है। सेफ और अच्छी शाकनीशी है झिल्लार। औषधियों का टैंक मिश्रण एक साथ नहीं करना चाहिए। आप यदि एक टैंक के अंदर मिश्रण करते हैं और वो मिश्रण आप कम से कम 1 या 2 घंटे के अंदर उसका यूज होना चाहिए। नहीं तो आप मिश्रण करके रखेंगे, खाना खाने को बैठेंगे,
मज़ा नहीं आएगा। जो करना है वो उसका तुरंत उसका यूज़ होता होगा, वैसी टैंक मिक्स में करना चाहिए। बारिश की अधिक संभावना है। यदि बीच में छिड़काव करना है तो कीटकनाशक और शाकनाशक एक मिलाना नहीं चाहिए। यदि आपको बीच में छिड़काव करना है तो कीटकनाशक या शाकनाशी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये आपको अपने क्रॉप के साथ में क्या करना चाहिए, कैसा जल मिश्रण एक साथ बनाएंगे तो इमीडिएट आप वापरिए। और यदि मिश्रण करते समय उसको अपन क्या बोलते हैं, FIR, पहले आपको फफूंदीनाशक डालना है, बाद में कीटनाशक डालना है और बाद में आपको खाद या और उर्वर आपके जो PGR है वो डालना है। यदि किससे फट जाता है तो वो उसमें ना डालिए। ये ट्राइकोबुस DX ये सबसे अच्छे फफूंदीनाशक है, जैविक है। आपको RR के अंदर इसका बीजोपचार करना जरूरी है। यदि आपने बूस्टर का RR का बीज लिया होगा तो उसके साथ में आपको 10 ग्राम ये दिया गया है, इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा है। यदि वो आपका यदि आप लगा सकते हैं तो आपके RR के अंदर पहला जो जड़ सड़न होती है, मर होता है, वो आएगा नहीं। और उसके बाद में आपको ये वापरना जरूरी है। ये आप यदि बीजोपचार किया होगा तो आप 1 से 1.5 महीना कुछ ना करिए, अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में डालिए, बाद में एक सितंबर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में डालिए। आपकी RR जड़ सड़न, खोट सड़न इससे बच सकती है। अब कचरे का विघटित करने के लिए खाद को बढ़ावा देते हैं। यदि आपके खेत में आपने कुछ कपास को बारीक किया होगा, कुछ सोयाबीन को बारीक किया होगा रोटावेटर से या कड़वा कुटी से और वो डाला होगा, यदि उसका खाद में परिवर्तन करना है, उसको जल्दी से जल्दी मिक्स सड़ाना है या खाद में उसका रूपांतर करना है तो आपको बूस्ट कंपोस्ट 100 ग्राम प्रति एकड़ का यदि आप पूरा छिड़काव कर सकते हैं या कोई उर्वरक के साथ में डालते हैं तो जमीन में जो कुछ भी पड़ा होगा, जो कुछ भी कचरा होगा या कपास का होगा या और तो अरहर का होगा या और किसी का होगा तो वो पूरा सड़ जाएगा और वही आपको आपके फसल के लिए काम में आ जाएगा और आपको आपकी फसल अच्छी दिखेंगी। ये आप जरूर वापरिए। अभी हम जो बार बार बोलते हैं कि BBF से क्यों बुआई करें, ये बुआई किया हुआ खेत है BBF का और साधारण बुआई का खेत किया हुआ है। ये आपको देखिए, BBF से करने के बाद क्या हो गया, बहुत बारिश हो गई है, आपको ऊपर पानी नहीं है, पानी पूरा बीच में चला गया है। देखिए अब ये साधारण आपने बुआई की हुई है इधर, ये देखिए क्या हो गया वो फसल का। इसीलिए हम जो बोल रहे हैं आपको कि BBF से आप सोइंग करिए, बुआई करिए, आपको बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट मिलेंगे और आपके फसल को तकलीफ नहीं होगी। ये आपको मैंने पूरा प्रबंधन के कपास का पूरा खाद प्रबंधन और फसलों की जो अभी की जो क्या उसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको मैंने बताया है। इसी में आपको कुछ अड़चन आती होगी या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप एक ही करिए कि हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए या तो 8888 16 78 88 के ऊपर आप फ़ोन कीजिए और आप उसका सवाल डालिए और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।